आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा जिज्ञासा। जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि जिज्ञासा कार्यक्रम है आपका हफ्ते का डोज ज्ञान विज्ञान का। और आज सबसे पहले हम हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये हीमोफीलिया कौन सी बीमारी है। पहले तो आपको ये बता दें कि 17 अप्रैल को हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और इसका मकसद ये है कि इस बीमारी के बारे में लोगों को बताना और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को बढ़ावा देना। हीमोफीलिया एक बहुत ही दुर्लभ रोग है और इस बीमारी में होता यह है कि ब्लड का थक्का नहीं बनता। आमतौर पर यह होता है कि ब्लड में एक खास तरह का प्रोटीन मौजूद होता है। अगर हमारी स्किन में कहीं कुछ कटता है या चोट लगती है तो वो प्रोटीन तुरंत एक्टिव हो जाता है, जिससे खून का थक्का बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है और खून निकलना थोड़ी देर में रुक जाता है। लेकिन जिन लोगों को हीमोफीलिया होता है उनके शरीर से बह रहा खून जल्दी रुकता नहीं है और इस वजह से उस व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति के रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया ठीक तरीके से काम नहीं करती और आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ये बीमारी ज्यादा दिखी जाती है। जहां तक हमारे देश का सवाल है तो हीमोफीलिया के मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण यह है कि कटने या चोट लगने या सर्जरी या डेंटल चेकअप के बाद ब्लीडिंग न रुकना, अधिक आसानी से गहरी चोट आना, वैक्सीनेशन के बाद लगातार होने वाली ब्लीडिंग, जोड़ों में दर्द या सूजन या जकड़न, यूरिन और स्टूल में ब्लड आना, बिना किसी कारण के नाक से खून बहना। हीमोफीलिया के मरीजों को खास तरह का खाना बहुत जरूरी होता है और बहुत सारे पोषक तत्वों की उनके शरीर को जरूरत होती है, जैसे प्रोटीन, कॉपर, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 और B6 और इसके अलावा विटामिन C। ये सभी रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन के लिए जरूरी हैं। हीमोफीलिया के बारे में पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है और हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। इसलिए जिज्ञासा कार्यक्रम में आज हमने सबसे पहले बहुत जरूरी समझकर इसके बारे में आपको बताया। अखबार या मैगजीन में वो कौन सी चीज होती है जिसमें आप बहुत ज्यादा समय लगाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रॉसवर्ड सॉल्व करना बड़ा ही अच्छा लगता है। कई लोगों का तो दिन रोजाना एक क्रॉसवर्ड पूरा किए बिना बीतता नहीं है। मजेदार बात यह है कि ये क्रॉसवर्ड जो हैं ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। 18 अप्रैल 1924 को रिचर्ड साइमन और लिंकन शूस्टर ने दुनिया की पहली क्रॉसवर्ड बुक छापी थी और इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनकी ये नई खोज चलेगी या नहीं, इसलिए शुरुआत में सिर्फ 3600 प्रतियां ही छापी गई थी। लेकिन ये किताब इतनी फेमस हो गई कि जल्दी ही इसकी 1 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी थी और अब आजकल तो अखबारों में और मैगजीन्स में भी क्रॉसवर्ड आते हैं और इसके अलावा क्रॉसवर्ड की अलग से किताबें भी आती हैं। चूंकि हम 18 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो चलिए अभी इसी दिन पर रुकते हैं और इस दिन का ताल्लुक किस महान वैज्ञानिक से है इसके बारे में बताने से पहले आपको बहुत दिलचस्प 2 घटनाएं बताते हैं। एक घटना तो यह है कि ये महान वैज्ञानिक एक बार ट्रेन का सफर कर रहे थे और टिकट चेकर उनके पास आया तो उन्होंने टिकट दिखाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। अब टिकट तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने बहुत हड़बड़ाहट में अपना सूटकेस चेक किया लेकिन वहां भी टिकट नहीं था। अब वो अपनी सीट के आसपास चेक करने लगे, अपनी जेब वापस चेक किए,
पर टिकट तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में टिकट चेकर ने कहा कि सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इतने मशहूर वैज्ञानिक हैं, दुनिया में आपको भला कौन नहीं जानता है। ऐसे में उस वैज्ञानिक की परेशानी और बढ़ गई और उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपको दिखाने के लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूं, बल्कि मैं तो ये भूल गया हूं कि मुझे किस स्टेशन पर उतरना है। टिकट मिले तो मुझे पता चलेगा कि असल में मैं जा कहां रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण घटना इसी वैज्ञानिक की भुलक्कड़ी से जुड़ी हुई है। ये महान वैज्ञानिक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करते थे, वहां वो पढ़ाते थे और रिसर्च में मदद भी किया करते थे युवाओं की। तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वो अपने घर का पता भूल गए। हालांकि प्रिंसटन शहर में सभी लोग इस महान वैज्ञानिक को जानते थे, लेकिन जिस टैक्सी में वो बैठे थे वो टैक्सी ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। ऐसे में इस महान वैज्ञानिक ने उस ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें, फलाने नाम लेकर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें इस महान वैज्ञानिक का घर पता है। तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि प्रिंसटन में भला कौन इस महान वैज्ञानिक को नहीं जानता, मैं भी जानता हूं, मुझे उनका घर बखूबी पता है। तब जाकर इस महान वैज्ञानिक को ड्राइवर ने उनके घर पहुंचाया और तब इस वैज्ञानिक ने बताया कि असल में वो अपने घर का पता भूल गए थे और उन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया घर पहुंचाने के लिए। पर इतना सम्मान उस वैज्ञानिक का था कि टैक्सी ड्राइवर ने इस महान वैज्ञानिक से भाड़ा नहीं लिया। हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई थी। उस समय वो 76 बरस के थे। तो इस हफ्ते उनकी याद का दिन भी आया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में उल्म शहर में हुआ था। उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स में डिग्री ली थी और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मास एंड एनर्जी के बीच की व्याख्या। आइंस्टीन ने सबसे प्रसिद्ध समीकरण दिया था E=mc²। उन्हें साल 1905 में इस समीकरण को दुनिया के सामने रखा था। इसी समीकरण की बदौलत एटम बम बना था। लेकिन कहते हैं ना कि हर बात के दो पहलू होते हैं। आइंस्टीन को इस विनाशकारी ताकत से बहुत ज्यादा तकलीफ थी। वो एक शांत स्वभाव के इंसान थे और वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में युद्ध हो। 9 नवंबर 1922 को आइंस्टीन को सैद्धांतिक भौतिकी में अपनी सेवाओं के लिए और खासकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को हम विनम्र नमन कर रहे हैं क्योंकि इस हफ्ते उनकी याद का दिन बीता है। अगर हम आपसे कहें कि भारत की कुछ प्रसिद्ध इमारतों के नाम बताइए, खासतौर पर ऐसी इमारतें जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, या मैं आपसे ये पूछूं कि वो कौन सी भारत की इमारतें थीं जिन्हें सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को जवाब पता हों। पर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए आपको बता दें कि साल 1983 में ताजमहल, आगरा का किला और अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये 4 ऐसी साइट्स थीं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। आज भारत में कुल मिलाकर 27 इमारतें और चीजें ऐसी हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। इसमें महाबलीपुरम के स्मारक शामिल हैं, गोवा के चर्च शामिल हैं, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के अवशेष, खजुराहो के मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं शामिल हैं। बल्कि कई नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा हासिल कर चुके हैं, जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। यहां तक कि सांची के स्तूप, कुतुब मीनार, लाल किला, माउंटेन रेलवे, भोपाल के पास भीम बैठका और मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसके अलावा ऋग्वेद की पांडुलिपियों को भी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैं वर्ल्ड हेरिटेज की बात क्यों कर रहा हूं, तो आपको बता दें कि हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। यूनेस्को ने हमारे पूर्वजों की जो विरासत है उसे अनमोल मानते हुए लोगों को इस बात का बढ़ावा देने के लिए कि वो अपने पूर्वजों की इस अनमोल विरासत का ध्यान रखें, उसे संजोएं, अगली पीढ़ी के लिए उसे संभाल कर रखें,
विश्व विरासत दिवस मनाने का फैसला किया था और पहला विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 1982 को मनाया गया था ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के जरिए। ऐसी इमारतों की हिफाजत करना हम सबका कर्तव्य है और इस वीकेंड पर एक काम कीजिए। अगर आपके शहर के आसपास ऐसी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या कोई पुरानी इमारत है तो युवा पीढ़ी को वहां लेकर जाइए और उसके बारे में बताइए। बहुत बरस पहले सन 1994 में क्रिकेट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बना था इसी हफ्ते। ब्रायन लारा ने एक टेस्ट मैच में एक पारी में 375 रन बनाए थे और एक पारी में टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का यह विश्व रिकॉर्ड बन गया था। लोगों ने सोचा कि अब यह विश्व रिकॉर्ड भला कहां टूटने वाला है, लेकिन रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं। 1994 में उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था उसे 10 साल बाद मैथ्यू हेडन ने तोड़ दिया। उन्होंने 380 रन बनाए, लेकिन उसी बरस में ब्रायन लारा ने इस रिकॉर्ड को और ज्यादा करेक्ट कर लिया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन बनाए टेस्ट मैच में एक पारी में और उनका यह रिकॉर्ड आज तक कायम है। इस हफ्ते यह रिकॉर्ड बना था, इसलिए इस बात का जिक्र हमने आज किया। इस हफ्ते एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने सोवियत संघ के सहयोग से अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। यह उपग्रह पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया था और बनाया गया था और सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा कपुस्टिन से लॉन्च किया गया था। और आपको ये बता दें कि ये जो खेल है ये शुरू हुआ था 1948 में, जब इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को स्थापित किया गया था। इस बीच क्या हुआ कि 60 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस प्रोग्राम की होड़ शुरू हो गई। भारत इस समय तक केवल 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही रॉकेट भेज पा रहा था। तो 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई। आगे चलकर इसका नाम हो गया इसरो और भारत के स्पेस मिशन की शुरुआत हुई। सन 1960 में रोहिणी नाम के रॉकेट को सफलता के साथ छोड़ा गया था। फिर 1970 की शुरुआत में इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई ने प्रोजेक्ट आर्यभट्ट के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम बनाई। इसका नेतृत्व कर रहे थे अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव। लेकिन इस काम को एक बहुत बड़ा झटका लगा दिसंबर 1971 में, जब अचानक विक्रम साराभाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी उम्र केवल 52 बरस थी। पर इन तमाम मुश्किलों को दरकिनार करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने मार्च 1975 में यह सैटेलाइट तैयार कर लिया। इसे एक्सरे एस्ट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी और सोलर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया गया था। इस सैटेलाइट में 26 साइडेड पॉलीहेड्रॉन था जिसका डायमीटर 14 मीटर था। अंततः आर्यभट्ट की लॉन्च की तारीख तय की गई 19 अप्रैल 1975 और इसे लॉन्चिंग साइट कस्पुतिन यार कॉस्मोड्रोम से रशिया से लॉन्च किया जाना था। UR राव और इसरो के उस समय के प्रमुख सतीश धवन सहित कुल 30 वैज्ञानिक वहां पर मौजूद थे। 12 मिनट की यात्रा के बाद आखिरी चरण शुरू हुआ और धरती से 600 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में आर्यभट्ट को स्थापित कर दिया गया। इससे पहला सिग्नल मिलते ही UR राव और भारत के 30 वैज्ञानिकों की आंखें भीग गईं। बहुत कड़ी मेहनत के बाद यह कामयाबी हासिल की गई थी। आर्यभट्ट सिर्फ 4 दिनों तक अपने सिग्नल भेज पाया था, लेकिन ये सिग्नल था भारत के लिए कि अंतरिक्ष विज्ञान में अभी भारत को और बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी हैं। और आज देखिए भारत के कदम चांद तक पहुंच चुके हैं और अंतरिक्ष के अनछुए कोनों तक भारत अपनी विजय पताका फहराने के लिए तैयार है। तो ये था इस हफ्ते का ज्ञान का आपका डोज जिज्ञासा कार्यक्रम में। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का। जिज्ञासा जिज्ञासा।